सभी मित्रों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीएल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। तो मित्रों, अपन रीट एग्जाम 2022 के लिए भौतिक विज्ञान पढ़ रहे थे और जिसमें अपन पढ़ रहे थे बल के बारे में। और आज अपन पढ़ेंगे बल के अंदर ही बलों के प्रकार, जिसमें अपन ने संपर्क बल के बारे में कंप्लीट तरीके से पढ़ लिया था। यानी पेशी बल और घर्षण बल, इन दोनों के बलों के बारे में अपन ने कंप्लीट तरीके से पढ़ लिया है इससे पहले वाले वीडियो में। आज अपन पढ़ेंगे असंपर्क बलों के बारे में, जिनको दूरी पर कार्यरत बल के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे स्थिर विद्युत बल, जिसको गुलाम बल के नाम से भी जानते हैं, चुंबकीय बल, गुरुत्व बल और नाभिकीय बल। इनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो एक एक चीज को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखिए, असंपर्क बल किससे कहते हैं? तो ऐसे बल जिसमें बल लगाने वाली और बल अनुभव करने वाली दोनों वस्तुओं के बीच में भौतिक संपर्क नहीं होता है, यानी दूरी पर भी ही ये बल कार्य कर जाता है। इसी कारण इनको दूरी पर कार्यरत बल के नाम से भी जानते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये और याद रखनी कि इन बलों को जो है प्राकृतिक बलों के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये बल जो होते हैं प्रकृति के अंदर स्वतः ही लगते हैं, यानी प्रकृति द्वारा प्रदत्त बल है। ये बल जो है वस्तुओं के बीच में प्रकृति द्वारा स्वतः ही लगते हैं, इसी कारण इनको प्राकृतिक बलों के नाम से भी जानते हैं। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन बलों में सबसे प्रबल बल कौन है और सबसे दुर्बल बल कौन है। तो सबसे प्रबल बल है असंपर्क बल, यह कह सकते हैं कि यह प्राकृतिक बल कह सकते हैं। इनमें सबसे प्रबल जो बल होता है वो नाभिकीय बल होता है, और सबसे दुर्बल जो बल होता है वो गुरुत्व बल होता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अब दूसरे प्रश्न ये बन सकता है कि जो ये असंपर्क बल यानी प्राकृतिक बल है, इनमें सबसे कम परास वाला बल कौन सा है और सबसे अधिक परास वाला बल कौन सा है? तो देखिए, सबसे कम परास वाला बल है वो ये नाभिकीय बल है, और सबसे अधिक परास वाला जिसकी अनंत परास होती है वो है गुरुत्व बल। तो ये चार फैक्ट आपको विशेष तौर पर याद रखने हैं और इनको अपन आगे भी डिस्कस करेंगे। तो अब अपन पढ़ते हैं स्थिर विद्युत बल के बारे में, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से भी जानते हैं, और इसको दूसरे नाम एक इसका और है कूलॉम बल। और इसको शॉर्ट में मैंने लिखा है एफ इलेक्ट्रिक। ठीक है, एफ इलेक्ट्रिक। अब सुनिए इसको। देखिए, स्थिर विद्युत बल क्या होता है? ये एक प्रबल बल होता है जो स्थिर विद्युत आवेशों के मध्य लगता है। किनके बीच में लगता है? स्थिर विद्युत आवेशों के मध्य लगता है। और ये स्थिर विद्युत आवेश जो है ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है धनात्मक आवेश, जिसको पॉजिटिव चिन्ह से लिखते हैं। एक होता है ऋणात्मक आवेश, जिसको नेगेटिव चिन्ह से लिखते हैं। अब सुनिए, देखिए, समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल लगता है, स्थिर विद्युत बल। कि समान आवेशों के बीच में जो स्थिर विद्युत बल होता है वो किस प्रकृति का होता है? वो प्रतिकर्षण प्रकृति का होता है। और असमान आवेशों के बीच में जो स्थिर विद्युत बल होता है वो आकर्षण प्रकृति का होता है। यानी प्लस प्लस के बीच में प्रतिकर्षण होगा, और असमान आवेशों के बीच में, जैसे एक ले लेते हैं प्लस, एक ले लेते हैं माइनस, इनके बीच में क्या लगेगा? स्थिर विद्युत बल आकर्षण प्रकृति का लगेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसको लैंग्वेज के रूप में इस प्रकार समझ सकते हैं कि देखिए, स्थिर विद्युत बल की जो प्रकृति होती है वो आकर्षी और प्रतिकर्षी दोनों प्रकार की होती है, जैसा कि अपन ने ऊपर समझ लिया है। इसकी प्रास कम होती है और ये माध्यम पर निर्भर करता है। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इस स्थिर विद्युत बल का मान कितना होता है, इसको अपन एक सूत्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए, ये दो आवेश है Q1 और Q2, जो R दूरी पर रखे हुए हैं। किस दूरी पर रखे हुए? R दूरी पर रखे हुए। तो इन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला जो ये स्थिर विद्युत बल होता है, इसका मान होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के तो होता है समानुपाती, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जब देखिए अपन इस समानुपाती जो ये चिन्ह है इसको अपन हटाते हैं तो अपन को मिलता है एक स्थिरांक। तो इस प्रकार ये सूत्र अपन को प्राप्त होता है जो कि स्थिर विद्युत बल का है। क्या है? एफ इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये होता है स्थिर विद्युत बल का सूत्र। अब देखिए, आगे सुनिए। देखिए, ये एक कांस्टेंट चिन्ह मिला है अपन को। तो ये इसका जो मान होता है वो कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है। और जब इसको आगे सोल्व करते हैं तो इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है अपन को वो मिलती है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। और इस इकाई को अपन इस सूत्र के माध्यम से निकाल सकते हैं। यानी कैसे निकाल सकते हैं कि जैसे ये आर स्क्वायर है, इसको इस साइड से मल्टीप्लाई कर दो और इन Q1 Q2 को जो है इनके नीचे भेजेंगे, तो इस प्रकार अपन को ये इकाई मिल जाएगी कि इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति हो जाएगा कूलम स्क्वायर नीचे की ओर। तो इस प्रकार ये इकाई को अपन इस सूत्र के माध्यम से याद रख सकते हैं, इसको रटने की जरूरत नहीं है आपको। अब देखिए, इसके मैंने दो उदाहरण शामिल किए आपकी पाठ्य पुस्तकों के अंदर दे रखे थे, वो समझिए। कि कपड़े को समेटते समय चढ़ की आवाज के साथ चिंगारी उत्पन्न होती, ये किस बल के कारण होता है? ये स्थिर विद्युत बल के कारण होता है। कि जैसे अपन कपड़े समेटते हैं तो उनके अंदर एक चिंगारी जैसी अपन को जैसे आग जैसी संरचना दिखाई देती है और चढ़ की आवाज आती है, ये किस बल के कारण होता है? ये स्थिर विद्युत बल के कारण होता है। दूसरा इसका उदाहरण सुनिए। देखिए, ये एक शीशे की छड़ है। ये क्या? एक शीशे की छड़, और ये एक रेशम का कपड़ा है। जब अपन इस रेशम के कपड़े को इस शीशे की छड़ से रगड़ते हैं तो इस शीशे की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर इस रेशम के कपड़े पर आ जाते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि इस शीशे की छड़ पर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इस रेशम के कपड़े पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये उदाहरण भी आपको याद रखना है। तो ये आप
स्थिर विद्युत बल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अपन पढ़ते हैं चुंबकीय बल के बारे में, और ये चुंबकीय बल जो है स्थिर विद्युत बल से मिलता जुलता है। देखिए चुंबकीय बल यानी मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, ये क्या होता है? तो ये भी एक प्रबल बल होता है जो चुंबकीय ध्रुवों के बीच में लगता है। किनके बीच में लगता है? चुंबकीय ध्रुवों के बीच में लगता है। जैसे स्थिर विद्युत बल स्थिर विद्युत आवेशों के बीच में लगता है, और ये चुंबकीय बल जो होता है वो चुंबकीय ध्रुवों के बीच में लगता है। अब देखिए चुंबकीय ध्रुव भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होता है? एक होता है उत्तरी ध्रुव जिसको एन से डिनोट करते हैं, एक होता है दक्षिणी ध्रुव जिसको एस से डिनोट करते हैं। तो समझ में आ गया चुंबकीय ध्रुव कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब सुनिए कि समान ध्रुवों के बीच में प्रतिकर्षण लगता है, ठीक है, यानी समान चुंबकीय ध्रुव होंगे उसमें चुंबकीय बल किस प्रकृति का होगा? प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा। और असमान जो चुंबकीय ध्रुव होंगे, जैसे मान लीजिए कि एक ले लेते हैं अपन एन, एक ले लेते हैं एस, ये असमान चुंबकीय ध्रुव हो गए, तो इनके बीच में जो ये चुंबकीय बल लगता है वो आकर्षण प्रकृति का लगता है। तो ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। जैसा कि ये सेम जो स्थिर विद्युत बल है इसी प्रकार का ये भी चुंबकीय बल भी है। सारे के सारे गुण इन दोनों के समान हैं। तो ये चुंबकीय बल भी, इसकी प्रकृति भी आकर्षी और प्रतिकर्षी दोनों प्रकार की होती है, जैसे कि अपन यहाँ पर समझ लिया है। और इसकी परास भी क्या होती है? कम होती है, और ये भी माध्यम पर निर्भर करता है। तो ये आपको चुंबकीय बल भी समझ में आ गया होगा। और इसके सूत्र के बारे में अपन जो विद्युत और चुंबकत्व वाला टॉपिक पढ़ेंगे उसमें अपन इसके सूत्र के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ये चुंबकीय बल भी अपन ने पढ़ लिया है। अब अपन पढ़ते देखिए नाभिकीय बल के बारे में। नाभिकीय बल देखिए, नाभिक न्यूक्लियर फोर्स, ये क्या होता है? देखिए एक परमाणु होता है, परमाणु के नाभिक के अंदर दो प्रकार के कण पाए जाते हैं, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर जो है वो शून्य चार्ज होता है, यानी कोई चार्ज नहीं पाया जाता है। और परमाणु ये तो होता है नाभिक, और नाभिक के चारों तरफ पाई जाती है कक्षाएं, और इन कक्षाओं में क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब सुनिए, ये जो नाभिकीय फोर्स होता है ये कहाँ पर लगता है? ये होता है परमाणु के नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जिसको अपन न्यूक्लियन के नाम से जानते हैं। देखिए ये नाभिक होता है, नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है इन दोनों कणों को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियन के नाम से जानते हैं। तो ये नाभिकीय बल किस में लगता है? नाभिक के अंदर लगता है परमाणु की। और ये किन किन के बीच में लगता है? ये न्यूक्लियन के मध्य लग सकता है, लगने वाला एक प्रबल आकर्षी बल है। तो समझ में आ गया होगा आपको। और ये क्या करता है कि नाभिक को स्थायित्व प्रदान करता है। देखिए नाभिकीय बल को अपन सिंपल भाषा में इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो नाभिक होती है उसके अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में एक प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है, और ये प्रबल आकर्षण बल क्या करता है कि इस नाभिक को स्थायित्व प्रदान करता है, और इस प्रबल आकर्षण बल को ही क्या कहते हैं? नाभिकीय बल कहते हैं। अब ये किन किन के बीच में लगता है? देखिए इस प्रकार लगता है, ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लग सकता है, ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लग सकता है, और ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लग सकता है। और इनके बीच में लगने वाला ये बल का जो परिमाण होता है वो क्या होता है? समान होता है। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि नाभिकीय बल क्या होता है। अब देखिए इसके बारे में कुछ अपन फैक्ट समझते हैं, जैसा कि अपन ऊपर चर्चा की अभी, कि प्राकृतिक बलों को अपन असंपर्क बलों के नाम से भी जानते हैं। तो कि प्राकृतिक बलों में सबसे प्रबल बल कौन सा है? तो ये आपको उत्तर करना है नाभिकीय बल। क्या कौन सा बल है? नाभिकीय बल। तो प्राकृतिक बलों में सबसे प्रबल बल जो होता है वो नाभिकीय बल ही होता है। और ये इसकी प्रकृति क्या होती है? इसकी प्रकृति होती है साहब आकर्षी प्रकृति का होता है। जैसे स्थिर विद्युत बल और चुंबकीय बल तो आकर्षी और प्रतिकर्षी दोनों प्रकृति के होते हैं, लेकिन जो ये नाभिकीय बल होता है हमेशा आकर्षी प्रकृति को होता है। तो विशेष तौर पर ये ध्यान रखना है। अब इसकी प्राइस जो होती है वो बहुत ही कम होती है, यानी 10⁻⁻15 मीटर कोटि का होता है, यानी यह जो होते हैं फर्मी कोटि का होता है, क्योंकि इस वैल्यू को अपन फर्मी के नाम से भी जानते हैं। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि प्राकृतिक बलों में सबसे प्रबल बल है यह आकर्षी प्रकृति का होता है, और इसकी प्राइस जो होती है वो बहुत ही कम होती है। तो इस प्रकार ये अपन ने नाभिकीय बल के बारे में भी पढ़ लिया है। अब अपन पढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, कि गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है, किन किन के बीच में लगता है, कैसे लगता है, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, ये क्या होता है? ये एक आकर्षी बल होता है। कैसा बल है? यह आकर्षीय बल है, हमेशा याद रखना आकर्षी बल है गुरुत्वाकर्षण। और ये किसके बीच में लगता है? कि ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड पर एक प्राकृतिक रूप से एक आकर्षण बल लगाता है, और इस आकर्षण बल को क्या कहते हैं? प्रतिकर्षण, यह गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, सॉरी गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारे पिंड है, जैसे चंद्रमा हो सकता है, सूर्य हो सकता है, मंगल ग्रह हो सकता है, बृहस्पति ग्रह हो सकता है, तारे हो सकते हैं, या कोई उल्का पिंड हो सकता है। ये सभी जो पिंड है एक दूसरे पर क्या लग करते हैं? आकर्षण बल द्वारा एक दूसरे को खींचते हैं, ठीक है, एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं, और ये आकर्षण बल जो होता है वो प्राकृतिक रूप से लगता है। तो इस आकर्षण बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वीय बल के नाम से जानते हैं। तो यह गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और जैसा कि मैंने लैंग्वेज के रूप में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए इस गुरुत्वाकर्षण बल को समझने के लिए न्यूटन ने एक नियम दिया, जिसको गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम ये क्या होता है? देखिए इसको समझाने के लिए देखिए मैंने एक चित्र बनाया है कि दो पिंड है, एक तो है मान लीजिए कि ये दो पिंड है,
जिसका एक का द्रव्यमान है कैपिटल एम और एक का द्रव्यमान है स्मॉल एम। ठीक है, ये पिंड है, ये दोनों पिंड जो है आर दूरी पर रखे हुए। किस दूरी पर रखे हुए? आर दूरी पर रखे हुए। चूंकि अपन देखिए पृथ्वी के संदर्भ में अपन जो है गुरुत्वाकर्षण बल की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए इस कैपिटल एम को तो आपको मानना है मास ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी का द्रव्यमान, और इस स्मॉल एम को आपको मानना है मास ऑफ ऑब्जेक्ट यानी किसी अदर पिंड अदर जो है मान लीजिए वस्तु का द्रव्यमान। ठीक है, और ये दोनों द्रव्यमानों के बीच में दूरी कितनी है? आर है, आर दूरी पर रखे हैं। तो अब इन दोनों पिंडों के बीच में कैसा बल लगेगा? गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। और ये इस गुरुत्वाकर्षण बल, इन दोनों पिंडों के बीच में लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान होता है वो इन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के तो होता है समानुपाती, और इन दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जैसा कि स्थिर विद्युत बल में भी हो रहा था। तो इस प्रकार ये एक अपन को इस प्रकार का एक फैक्ट देखने को मिलता है। और जब इसमें से अपन इस समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो अपन को एक जो है कांस्टेंट देखने को मिलता है। इस प्रकार ये एक जी एक कांस्टेंट मिलता है। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, इसको जी से आप समझना। ठीक है, ये जी एक कांस्टेंट मिलता है, और इस प्रकार ये जो सूत्र प्राप्त होता है ये एक गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र है, जिसका मान होता है एफ जी इज इक्वल टू जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल का एक सूत्र होता है, यानी किसी ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है तो इसके द्वारा अपन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो ये देखिए मान लीजिए कि ये जी जो है ये क्या है, इसको कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। किस नाम से जानते हैं? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के नाम से जानते हैं। और इसका जो मान होता है वो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। ये इसका मान होता है, और इस इकाई को अपन इस सूत्र के माध्यम से भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों द्रव्यमानों को इसके नीचे भेज देंगे तो इसका हो जाएगा न्यूटन, इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और इसका हो जाएगा किलोग्राम का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार ये इकाई अपन को मिल जाती है, इसको अपन इसके माध्यम से भी याद रख सकते हैं। अब देखिए ये जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसका मान जो है न तो पिंडों की प्रकृति, न ही माध्यम और न ही ताप और समय पर निर्भर करता है। यानी क्या कर सकते हैं कि पिंडों की प्रकृति, माध्यम, ताप और समय पर जो है इस सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान निर्भर नहीं करता है। और इसी कारण जो है ब्रह्मांड के सभी पिंडों के लिए इस सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण जो नियतांक है इसका मान यह समान रहता है, यानी सभी पिंडों के लिए समान रूप से लागू होता है। इसी कारण इसको जो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के नाम से जानते हैं, और इन पर यह निर्भर नहीं करता है। समझ में आ गया आपको अच्छी तरीके से? अब देखिए इस गुरुत्वाकर्षण जो बल है इसके अंदर एक बल की चर्चा और करते हैं। देखिए अभिकेंद्री बल, ये क्या होता है? देखिए जब कोई वस्तु वर्ताकार पथ पर गति करती है तो उस पर केंद्र की ओर सदैव एक बल कार्य करता है, और जिसकी दिशा लगातार परिवर्तित होती रहती है, और इस बल को क्या कहते हैं? अभिकेंद्री बल कहते हैं। और ये क्या करता है कि वस्तु को वर्ताकार पथ पर गति कराता है। समझ में आ गया? चित्र के माध्यम से समझिए। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये एक वर्ताकार पथ है, ठीक है, जैसे ये इसका सेंटर हो गया। अब इस वर्ताकार पथ पर मान लीजिए कि कोई भी वस्तु गति करती है तो इस वस्तु पर जो है केंद्र की ओर एक बल लगाता है, जो इस वस्तु को, जैसे अब ये वस्तु जैसे जैसे आगे की ओर गति करेगी तो ये इस प्रकार इस बल की दिशा जो है वो चेंज होती रहती है। इस प्रकार ये इस प्रकार लगा रहता है। तो ये केंद्र की ओर लगने वाला जो बल होता है जो इस वस्तु को वर्ताकार पथ पर गति कराता है, इस बल को कहते हैं अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में आया? जैसे ये बल कहाँ कहाँ पर लगता है तो आप देख सकते हो, जैसे ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी के चारों तरफ ये चंद्रमा क्या करता है? चक्कर लगाता है इस प्रकार से। तो इस चंद्रमा को जो है अभिकेंद्री बल की आवश्यकता पड़ती है। तो ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है कि इस चंद्रमा को अभिकेंद्री बल प्रदान करता है इस प्रकार केंद्र की ओर, जिसके कारण ये चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। इसी प्रकार देखिए परमाणु होता है, परमाणु होता है, परमाणु के अंदर नाभिक होते हैं, नाभिक के चारों तरफ क्या होती है? कक्षा, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन भी क्या करते हैं कि इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इनको भी अभिकेंद्री बल की आवश्यकता पड़ती है। तो ये अभिकेंद्री बल जो होता है वो कूलॉम बल से प्राप्त होता है। यानी क्या कह सकते हैं कि नाभिक के अंदर होता है प्रोटॉन और बाहर होता है कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। यानी इस पे होता है पॉजिटिव चार्ज और इस पर होता है नेगेटिव चार्ज। तो इन दोनों के बीच में क्या लगता है? कुल ये स्थिर विद्युत बल लगता है, जिसको कूलॉम बल के नाम से भी जानते हैं। तो ये स्थिर विद्युत बल क्या करता है कि इस इलेक्ट्रॉन को इस वर्ताकार पथ पर घुमाने के लिए अभिकेंद्री बल प्रदान करता है। तो ये भी आप उदाहरण याद रखना कि सूर्य के चारों की और सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह गति करते हैं तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल से उनको सभी ग्रहों को जो अभिकेंद्री बल प्राप्त होता है, जिसके माध्यम से वे सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो इस प्रकार ये अभिकेंद्री बल भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण बल की क्या क्या विशेषता होती है इसके बारे में अपन समझते हैं। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल ये एक दुर्बल बल होता है। देखिए प्राकृतिक बलों में सबसे दुर्बल बल कौन सा होगा तो ये गुरुत्वाकर्षण बल होगा। और इसकी परास सबसे ज़्यादा, प्राकृतिक बलों में सबसे अधिक परास किस बल की है तो वो ये है गुरुत्वाकर्षण बल की। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि असंपर्क बल या प्राकृतिक बलों में सबसे दुर्बल बल कौन सा होगा तो ये गुरुत्वाकर्षण बल होगा। और असंपर्क बल या प्राकृतिक बलों में सबसे अधिक परास वाला बल कौन सा होता है तो ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये दोनों फैक्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे।
अब देखिए इस गुरुत्वाकर्षण बल की अगली जो विशेषता है वो ये है कि ये क्रिया प्रकार का बल है, यानी एक्शन रिएक्शन टाइप का फोर्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मान लीजिए कि एक पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। देखिए पृथ्वी इस चंद्रमा को जितने आकर्षण बल से खींचते हैं, इसके बदले में चंद्रमा भी इस पृथ्वी को उतने ही परिमाण के और उतने ही आकर्षण बल से इसको खींचता है, जिसके कारण इस चंद्रमा की और इस पृथ्वी की जो स्थिति है वो एक समान बनी रहती है, यानी ये एक दूसरे के पास में नहीं आते। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि ये एक क्रिया प्रतिक्रिया प्रकार का बल है, जितने बल से ये खींचेगा इतने ही बल से ये भी खींचेगा। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी बात ये याद रखने की, ये जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता, यानी ये निर्वात में भी समान रूप से लगता है, सभी वस्तुओं पर समान रूप से लगता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये माध्यम पर निर्भर नहीं कर सकता है, ये निर्वात में भी लगता है। अब देखिए अगला इसका पॉइंट ये याद रखना है कि कम द्रव्यमान वाले पिंडों में ये कम प्रभावी होता है, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो कम द्रव्यमान वाले पिंडों में कम प्रभावी होता है और अधिक द्रव्यमान वाले पिंडों में अधिक प्रभावी होता है। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति होता है, ये एक व्यक्ति और ये दूसरा व्यक्ति होता है, तो ये व्यक्ति इसको भी जो है देखिए ऐसे सुनिएगा कि जैसे ये एक व्यक्ति है और ये मान लीजिए कि एक अदर व्यक्ति है, तो ये व्यक्ति भी इसमें भी द्रव्यमान होता है और इसमें भी क्या होता है, द्रव्यमान होता है। तो ये इसको आकर्षण बल से खींचता है और ये भी इसको आकर्षण बल से अपनी ओर खींचता है। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल जो होता है क्या होता है, बहुत ही न्यून होता है, बहुत ही कम होता है, जिसके कारण ये जो है अपन को दिखाई नहीं देता है। लेकिन पृथ्वी एक बड़ा द्रव्यमान है जिसका जो है गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होता है, जो कि अपन को महसूस भी होता है। तो इस प्रकार ये गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है कम द्रव्यमान वाले पिंडों पर तो कम प्रभावी होता है और ज़्यादा द्रव्यमान वाले पिंडों पर ज़्यादा प्रभावी होता है। ब्रह्मांड का प्रत्येक कण, प्रत्येक पिंड एक दूसरे को आकर्षण बल से खींचता है, लेकिन उनका द्रव्यमान जो होता है वो बहुत कम होने के कारण अपन को जो है छोटे छोटे पिंडों का गुरुत्वाकर्षण बल अपन को महसूस नहीं होता है। तो ये पॉइंट भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए इस गुरुत्वाकर्षण बल के कौन कौन से उदाहरण है वो समझिए। देखिए हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल कौन है, वो गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही अपन पृथ्वी पर चिपके हुए हैं, नहीं तो अपन कहीं अंतरिक्ष में कहीं तैर रहे होते हैं। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है, अपन को पृथ्वी की सतह से बांध कर रखता है। जैसे अपन थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो वापस पृथ्वी की ओर ही गिर कर आकर पड़ते हैं। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति किसके कारण होती है, तो ये भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होती है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, ये भी जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होती है। इसको विकेंद्रीय बल पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ही प्रदान करता है। वस्तुओं को ऊंचाई से गिराने पर पृथ्वी की ओर आना, देखिए वस्तु को अपन ऊपर की ओर फेंकते हैं, वापस वो थोड़ी ऊंचाई पर जाने के पश्चात वो वापस पृथ्वी की ओर आती है, क्योंकि पृथ्वी एक बल से उन वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। तो ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए समुद्र में ज्वार भाटा आना, ये क्या होता है कि चंद्रमा जब पृथ्वी के पास में आता है तो वो चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो समुद्र के पानी को खींचता है, जिसके कारण जो है समुद्र में क्या आता है, ज्वार भाटा आता है। तो ये भी गुरुत्वाकर्षण बल का ही उदाहरण है। तो इस प्रकार ये सारे के सारे गुरुत्वाकर्षण के बल के उदाहरण आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब देखिए ये अभी मैंने जो पहले पढ़ाया था उसको मैंने लैंग्वेज के रूप में लिखा है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अभिकेंद्रीय बल के कारण होती है। किसके कारण होती है, अभिकेंद्रीय बल के कारण होती है। और ये जो अभिकेंद्रीय बल होता है वो पृथ्वी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल प्रदान करता है। ये अभिकेंद्रीय बल कौन प्रदान करता है, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ये इस अभिकेंद्र। देखिए अब अपन पढ़ते हैं गुरुत्वीय त्वरण के बारे में, जिसको मैंने स्मॉल जी से लिखा है। ठीक है, ये क्या होता है कि गुरुत्वीय बल के कारण वस्तुओं में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। देखिए हर ग्रह हो सकता है, चाहे वो पृथ्वी हो सकती है, चंद्रमा हो सकता है, मंगल ग्रह हो सकता है, उसका क्या होता है, गुरुत्वीय बल होता है, यानी कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल होता है। और इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वस्तुओं में जो उत्पन्न त्वरण होता है उसी को कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। तो समझ में आ गया। अब देखिए इस गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो किसी भी ग्रह की सतह पर कितना होता है। देखिए किसी भी ग्रह की सतह पर जी का जो मान होता है वो ग्रह के द्रव्यमान और उस ग्रह की त्रिज्या पर निर्भर करता है। समझ में आ गया। और इसका मान कितना होता है तो वो इस सूत्र के माध्यम से अपन ज्ञात कर सकते हैं। ये क्या होता है, देखिए कि जी का जो मान होता है वो के कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए कि अपन पृथ्वी के संदर्भ में बात करें तो ये कैपिटल एम हो गई, ये पृथ्वी का द्रव्यमान हो गया, और ये कैपिटल आर है, ये पृथ्वी की त्रिज्या हो गई। तो समझ में आ गया। अगर मान लीजिए कि ये गुरुत्वीय त्वरण अपन चंद्रमा का निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ पर अपन को चंद्रमा का द्रव्यमान रखना होगा और चंद्रमा की त्रिज्या रखनी होगी। इसी प्रकार मंगल ग्रह का निकालना चाह रहे हैं तो मंगल ग्रह का द्रव्यमान और मंगल ग्रह की त्रिज्या रखनी होगी। तो इस प्रकार इस सूत्र के माध्यम से अपन ग्रहों का गुरुत्वीय त्वरण ज्ञात करते हैं। लेकिन अपन यहाँ पर जो है पृथ्वी के संदर्भ में बात कर रहे हैं, इसी कारण यहाँ पर जो है अपन पृथ्वी के बारे में ही बात करेंगे। तो कैपिटल एम क्या हो गया, पृथ्वी का द्रव्यमान, और कैपिटल आर क्या हो गया, पृथ्वी की त्रिज्या। तो इस सूत्र के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण निकाल सकते हैं। और ये के क्या है, ये एक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जिसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। ठीक है, और ये सभी ग्रहों के लिए क्या होता है, समान होता है। इसी कारण इसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के नाम से जानते हैं। अब देखिए इस सूत्र के माध्यम से अगर अपन पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात करें तो वो मिलता है अपन को 9.8 मीटर प्रति सेकंड। उसका समझ में आया।
इसी प्रकार अपन बृहस्पति ग्रह का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि बृहस्पति ग्रह का जो द्रव्यमान होता है वो सबसे ज़्यादा सभी ग्रहों से ज़्यादा होता है। इसी कारण जो है बृहस्पति ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण सबसे ज़्यादा होता है। और चंद्रमा का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 भाग होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए कि पृथ्वी पर किसी मान लीजिए कि 60 किलोग्राम भार की मान लीजिए कि कोई भी वस्तु है, अगर इसको चंद्रमा पर ले जाएंगे तो ये केवल 10 किलोग्राम भार की ही महसूस होगी। क्यों? क्योंकि चंद्रमा का जो गुरुत्वीय त्वरण है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 भाग है। इस कारण समझ में आया? तो ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब देखिए अब अपन पढ़ते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो किन किन पर निर्भर करता है। देखिए जैसा कि अपन ने देखा है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान केवल जो है जिस ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण निकाल रहे हैं उस ग्रह के द्रव्यमान और त्रिज्या पर ही निर्भर करता है, बाकी किसी चीज़ पर निर्भर नहीं कर सकता। यह वस्तुओं के द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। देखिए गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो वस्तुओं के द्रव्यमान और द्रव्यमान पर क्या नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। सभी वस्तुएं चाहे वो छोटी हो मोटी हो समान गुरुत्वीय त्वरण यानी 9.8 मीटर प्रति सेकंड से पृथ्वी की ओर गिरती है। समझ में आ गया कि गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है जो भी वस्तु है जिनके संदर्भ में अपन अध्ययन कर रहे हैं उन वस्तुओं के द्रव्यमान पर कभी निर्भर नहीं करता। ये चाहे वस्तु छोटी हो चाहे मोटी हो। जैसे अपन मान लीजिए कि एक जो है समान ऊंचाई से देखिए इस प्रकार मैं समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए ये समान ऊंचाई है और यहाँ से अपन एक पत्थर को छोड़ते हैं और यहाँ से अपन एक कागज के टुकड़े को छोड़ते हैं, तो ये अगर मान लीजिए कि वायु का प्रतिरोध शून्य है तो ऐसी स्थिति में ये दोनों जो वस्तु है ये पृथ्वी की सतह पर समान समय में पहुंचेगी। अगर मान लीजिए कि वायु का प्रतिरोध कुछ होगा तो यानी पहले पहुंचेगा ये पत्थर का टुकड़ा और फिर बाद में पहुंचेगा कागज। इस प्रकार जो है सभी वस्तुएं चाहे छोटी हो मोटी हो समान गुरुत्वीय त्वरण लगता है अगर वायु का प्रतिरोध शून्य हो, यानी निर्वात में सभी वस्तुएं जो है वो समान गुरुत्वीय त्वरण से पृथ्वी की ओर गिरती है, जिसके कारण वो समान समय में क्या गिरती है, दोनों पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाती है। इस प्रकार तो यह आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए पृथ्वी के घूर्णन के कारण गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या होती है, कमी होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए मुक्त पतन क्या होता है, फ्री फॉल। मुक्त पतन फ्री फॉल, देखिए वस्तु का स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर गिरना। ऐसे देखिए जब कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर गिरती है तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु पर केवल गुरुत्वीय त्वरण कार्य करता है, और जब वस्तु गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव में नीचे की ओर गिरती है तो उस वस्तु का भार जो होता है वो शून्य हो जाता है। इसी को कहते हैं भारहीनता। समझ में आ गया? तो भारहीनता किसे कहते हैं कि वस्तु का स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर गिरना यानी गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव में नीचे की ओर गिरना। जैसे मान लीजिए कि कोई लिफ्ट का अगर मान लीजिए कि तार टूट जाता है तो वो अचानक नीचे की ओर तेजी से गिरती है। ऐसी स्थिति में उसमें रखी वस्तुओं का जो भार होता है वो शून्य हो जाता है, अपन को शून्य तक की तरह महसूस होता है। इसी को कहते हैं भारहीनता। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए कुछ गुरुत्वीय त्वरण के मान में कैसे कैसे परिवर्तन होता है इसके बारे में सुनिए। देखिए देखिए ये एक पृथ्वी है, ये एक पृथ्वी है और इस पृथ्वी की ये है सतह। तो इस सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो अधिकतम होता है और ये कितना होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिकतम होता है। और अगर मान लीजिए कि इस पृथ्वी की सतह से अपन ऊपर जाते हैं या फिर कह सकते हैं कि नीचे की तरफ जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण में क्या होती है, कमी होती है। तो इस प्रकार अपन निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है और पृथ्वी की सतह से ऊपर या फिर कह सकते हैं कि गहराई में जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या होती है, कमी होती है। तो इस आधार पर अपन ये एक निष्कर्ष और निकाल सकते हैं कि जो भार होता है वो W बराबर क्या होता है, mg होता है। mg होता है ना। तो ऊपर की तरफ जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या होती है, कमी होती है। नीचे जाते हैं तो भी गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी होती है। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि जैसे जैसे अपन पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे की तरफ जाएंगे तो उनके भार में क्या आती है, कमी आती है। ठीक है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण का मान में कमी आती है। और इसी प्रकार जब अपन पृथ्वी के अंदर केंद्र की तरफ बढ़ते हैं तो केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, शून्य होता है, जिसके कारण केंद्र पर जो है वस्तुओं का भार शून्य महसूस होता है। तो पृथ्वी के केंद्र पर क्या होता है, वस्तुओं का भार जो होता है कितना महसूस होता है, शून्य महसूस होता है। तो ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि गुरुत्वीय त्वरण के मान में कैसे कैसे परिवर्तन होता है। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं आगे और किस प्रकार से परिवर्तन होता है। देखिए पृथ्वी की आकृति के कारण गुरुत्वीय त्वरण में कैसे परिवर्तन होता है वो सुनिए। देखिए गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र होता है के mg/r² होता है, ये होता है। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो मान लीजिए कि ग्रह की त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी पृथ्वी की त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अब ऐसे सुनिए, देखिए आप देखिए पृथ्वी की जो आकृति होती है वो कुछ इस प्रकार होती है, अंडाकार होती है, यानी एक दीर्घवृत्ताकार इसकी आकृति होती है इस प्रकार। और ये होते हैं ध्रुव। तो ध्रुवों पर देखिए त्रिज्या का मान क्या होता है, कम होता है। और ये होती है भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा पर जो है त्रिज्या का मान होता है वो ज़्यादा होता है। देखिए ध्रुवों पर इतनी सी त्रिज्या है और भूमध्य रेखा पर इतनी त्रिज्या है। तो देखिए अब देखिए गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो त्रिज्या पर निर्भर करता है सीधा सीधा। तो ध्रुवों पर जो है त्रिज्या का मान क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, ज़्यादा। देखिए त्रिज्या ऑफिशियली कम होगी तो गुरुत्वीय त्वरण ज़्यादा होगा ना।
तो ध्रुवों पर त्रिज्या का मान कम होने के कारण गुरुत्वीय त्वरण का मान ज़्यादा होता है, जिसके कारण यहाँ पर ध्रुवों पर जो है वस्तुओं का भार सबसे ज़्यादा अनुभव होता है। इसी प्रकार देखिए जो भूमध्य रेखा पर त्रिज्या का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। भूमध्य रेखा पर त्रिज्या का मान ज़्यादा होता है, जिसके कारण गुरुत्वीय त्वरण का मान यहाँ पर कम होता है और इसी कारण यहाँ पर वस्तुओं का जो भार होता है वो कम महसूस होता है। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि ध्रुवों पर त्रिज्या का मान कम होने के कारण गुरुत्वीय त्वरण का मान ज़्यादा होता है, जिसके कारण वस्तुओं का भार ज़्यादा होता है। और भूमध्य रेखा पर त्रिज्या का मान ज़्यादा होने के कारण गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है, जिसके कारण वस्तु का भार होता है वो यहाँ पर कम महसूस होता है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट कंडीशन सुनिए। देखिए जब अपन ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तो भार में कमी होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है भार जो है घटता है, क्योंकि त्रिज्या का मान जो है वो ज़्यादा होता है इसी कारण। इसी प्रकार जो है अपन है भूमध्य रेखा से मान लीजिए कि ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो अपन को भार में वृद्धि होती हुई महसूस होती है। तो यह भी आपको समझ में आ गया होगा। तो क्यों भार में वृद्धि क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या का मान कम होता है। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं त्रिज्या का मान कम होता जाता है और फिर क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता जाता है, जिसके कारण भार जो होते हैं उसमें वृद्धि होती हुई महसूस होती है। तो ये चीज़ भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब देखिए अपन कुछ फैक्ट के बारे में पढ़ते हैं जो कि एक 9th क्लास की आरबीएसई पाठ्य पुस्तक के अंदर दे रखे हैं कि आर्यभट्ट ने ग्रहों की गति समझने के लिए भूकेंद्रीय मॉडल दिया, यानी जियोसेंट्रिक मॉडल किसने दिया था, ये दिया था आर्यभट्ट ने दिया था। किसके लिए दिया था, ग्रहों की गति समझने के लिए। और इस मॉडल के आधार पर यानी भूकेंद्रीय मॉडल के आधार पर कोपरनिकस ने खगोल पिंडों की गति का मॉडल दिया था। और कोपरनिकस की खगोल पिंडों की मॉडल के आधार पर जो है केपलर और गैलीलियो ने ग्रहों की गति के नियम दिए थे। तो ये फैक्ट आपको याद ही रखने, वैसे इसमें समझाने वाली कोई बात ही नहीं है। ये आपको याद रखने की कौन सा मॉडल किसने दिया, ठीक है। अब इसी प्रकार देखिए भास्कराचार्य था। तो भास्कराचार्य ने एक पुस्तक लिखी थी सिद्धांत शिरोमणि, और इस सिद्धांत शिरोमणि के अंदर उन्होंने पृथ्वी की गुरुत्व शक्ति और ग्रही गति की चर्चा की थी, ठीक है। और इसी पुस्तक के अंदर उन्होंने पृथ्वी की त्रिज्या और परिधि के बारे में भी बताया था। तो इस प्रकार ये भास्कराचार्य ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, सिद्धांत शिरोमणि, जिसमें ये चीज़ें उन्होंने बताई थी, पृथ्वी की त्रिज्या और पृथ्वी की परिधि। अब देखिए कुछ द्रव्यमान और भार क्या होता है, इसमें भी आप थोड़ा अंतर समझ लो कि इनमें अंतर क्या होता है। आमतौर पर सभी लोग जो है इनको एक ही मानते हैं, लेकिन ये एक ही है नहीं है। देखिए भार को मैंने, द्रव्यमान को मैंने लिखा है एम से और भार को लिखा है डब्ल्यू से, ठीक है। अब देखिए भार, द्रव्यमान क्या होता है, देखिए ये स्थान पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का द्रव्यमान मान लीजिए कि 10 किलोग्राम है, तो उसको चंद्रमा पर ले जाएंगे तो भी वो 10 किलोग्राम ही रहेगी, मंगल ग्रह पर ले जाएंगे तो भी 10 किलोग्राम ही रहेगी। लेकिन भार जो होता है वो स्थान पर निर्भर करता है, यानी मान लीजिए कि किसी वस्तु का भार जो है था वो पृथ्वी पर जितना होगा तो चंद्रमा पर जो है उसका 1/6वां भाग कम हो जाएगा। इसी प्रकार मंगल ग्रह पर जाएंगे तो भी वो जो है उसका भार जो है परिवर्तित होता है। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि जो जो द्रव्यमान है ये स्थान पर निर्भर नहीं कर सकता, यानी सभी ग्रहों पर द्रव्यमान वस्तु का सेम रहता है, ठीक है। तो इसी प्रकार ये अपरिवर्तनशील राशि है, यानी द्रव्यमान कभी परिवर्तित नहीं होता है स्थान विशेष के कारण। लेकिन क्या होता है कि ये भार जो होता है वो स्थान पर निर्भर करता है, जिसके कारण हर ग्रह का जो है वो भार जो होता है वो बदल जाता है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण का जो भार होता है, मान होता है, वो हर ग्रह के लिए अलग अलग होता है। इसी कारण जो है भार जो होता है वो हर वस्तु का अलग अलग होता है हर ग्रह पर। तो इस प्रकार ये स्थान विशेष पर निर्भर करता है। अब देखिए इस द्रव्यमान की जो इकाई होती है उसको किलोग्राम लिखते हैं, जबकि भार की जो इकाई होती है उसका सूत्र क्या होता है, डब्ल्यू बराबर एम जी होता है। और एम जी के कारण इस एम का क्या होता है किलोग्राम, और जी का क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो इसकी इकाई क्या होती है, डब्ल्यू बराबर एम जी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसको कहते हैं न्यूटन। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि भार जो होता है वो एक प्रकार का बल है, क्योंकि इसका इकाई भी क्या होती है, न्यूटन होती है। तो यहाँ पर अपना बल वाला टॉपिक समाप्त होता है। अब अपन पढ़ेंगे गति के बारे में। तो वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।